हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली कक्षा में हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ा था, जिसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक और प्रकार, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ली जाए, जिसे हमें तापमान देने की ज़रूरत पड़ती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तथा जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ली जाती है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। तथा जिस अभिक्रिया में अपने आप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब हमने कहीं से उसे हीट दिया नहीं, अपने आप उसमें से हीट प्रोड्यूस हुआ, उत्सर्जित हुआ, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में एंडोथर्मिक कहा जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता पड़ती है, वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास एक अभिकारक है, इसे हम चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए अगर हीट की ज़रूरत पड़े, ये जो डेल्टा का निशान है, इसी को केमिस्ट्री में नोटेशन के रूप में हीट बोला जाता है। दिस इज़ नॉट ट्रायंगल। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दिया जाए तो यह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। ये आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट से टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बना, इसको कहते हैं हम लोग बिना बुझा हुआ चूना। आपने घर पे देखा होगा कि दीवार पे जो चूने की पुताई होती है, जो चूना किसी भी बाल्टी में या बर्तन में भिगोया जाता है, यही कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो कि बिना बुझा हुआ चूना होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ये लास्ट वाला ही एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला हमारे पास कंपाउंड है बिना बुझा हुआ चूना, जैसे CaO। अगर इस बिना बुझे हुए चूने में पानी मिला दिया जाए तो ये चूना बुझ जाएगा। अब बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, और इसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ये हम घर पर करके देख सकते हैं, पर बहुत सावधानी से। जो घर पे चूना आता है दीवार पे पुताई करने के लिए, वो यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें हम पानी मिलाते हैं तो ये चूना बुझ जाता है, जिस पे दीवार की पुताई की जाती है। दूसरी बात, कैल्शियम ऑक्साइड को आप कभी भी पानी में डाल के देखेंगे तो उसमें से पक्का हीट निकलेगा। ये हम घर पे करके देख सकते हैं, पर बहुत सावधानी से। तो हम यह कह सकते हैं कि जो घर पे दीवालों पे पुताई होती है चूने की, वह बिना बुझा हुआ चूना होता है, जो कि इसका फार्मूला होता है CaO, और उसमें पानी जब मिलाया जाता है तो हमारा बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद ऑक्सीकरण या उपचयन। इसकी परिभाषा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोला जाता है। जैसे कापर चूड़ की सतह पर कापर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाना,
कॉपर चूड़ का मतलब Cu प्लस, इसकी क्रिया अगर हम ऑक्सीजन से करा दें O2 से तो यह बन जाएगा CuO। यह हमारा कॉपर है, यह ऑक्सीजन है और यह हमारा कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। देखेंगे कि कैसे उपचयन हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे कॉपर था, कॉपर यहाँ अकेले है, यह ऑक्सीजन से क्रिया किया, अब यह कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन आके जुड़ गया। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन कहते हैं। दूसरा टॉपिक है अपचयन। अपचयन ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा है। किसी पदार्थ में वहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। जैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराएं तो कॉपर मिलेगा और जल प्राप्त होगा। लिखा हुआ यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत, अभी पीछे देखा है कि कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, अगर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो उसकी काली परत, अब यह कॉपर भूरे रंग का बन जाएगा। तो हमें यहाँ देखना है कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन था, लेकिन यह अभिकारक है ये दोनों, लेकिन उत्पाद में देखें तो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो कह सकते हैं कि कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो इसका अर्थ है कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ है। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन और अपचयन का कॉम्बिनेशन है। रेडॉक्स अभिक्रिया को इंग्लिश में भी रेडॉक्सी कहा जाता है। परिभाषा इसकी है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब रेडॉक्स को ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ये हमारे पास एग्जाम्पल है लास्ट वाला ही, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अगर हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे अभिकारक में ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे उत्पाद बना इसमें से ऑक्सीजन निकल के वह हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बना तो ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन निकलना अपचयन कहलाता है। दूसरा, हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले था, इधर देखें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जुड़ना यहाँ पे कह सकते हैं उपचयन हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती है वह अभिक्रिया हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं संक्षारण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इंग्लिश में कहा जाता है कोरोजन या इसी को हम लोग रस्टिंग भी कहते हैं। परिभाषा देखते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित आर्द्रता, वायु या अम्ल के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाए। संक्षारित का मतलब यहाँ उपचयन से है। अभी पीछे हमने उपचयन पढ़ा है कि ऑक्सीजन आके जुड़ सकता है या हाइड्रोजन निकल सकता है। अब उपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं।
परिभाषा देखते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित आर्द्रता का मतलब नमी, वायु या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। किसी धातु द्वारा होने वाली यह रासायनिक अभिक्रिया, संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे किसका किसका संक्षारण हो सकता है, जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, मतलब Fe की क्रिया, अगर Fe ऑक्सीकृत हो, अगर ऑक्सीजन से क्रिया करे और नमी के साथ क्रिया कर जाए तो उस पर जंग लग जाता है। और जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। हमने XH2O इसलिए लिखा क्योंकि ये नहीं कह सकते कि कितनी मात्रा में जंग लगा हुआ है, यह हमारा जंग का सूत्र है। XH2O इसलिए लिखा गया है क्योंकि पानी की मात्रा निर्धारित नहीं है कि पानी की मात्रा कितनी हो सकती है। नाम इसका फेरिक ऑक्साइड है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ना। शुरू में जब हम लोग चांदी खरीदते हैं तो चांदी बहुत चमकती है, लेकिन कुछ दिन बाद चांदी का रंग काला पड़ जाता है। तो चांदी का रंग जब काला पड़ जाता है तो चांदी का रंग काला पड़ने के लिए एक ही लोग जिम्मेदार हैं, हमारे वायुमंडल में उपस्थित सल्फर की वजह से चांदी का रंग काला हो जाता है। लोहा, कुछ पहले लोहा हल्का नीला काले रंग का होता है, लेकिन बाद में जंग लगने के बाद वह भूरे रंग का हो जाता है। तो भूरे रंग के जिम्मेदार है उसके लिए ऑक्सीजन और नमी, और नमी मतलब पानी कह सकते हैं। तीसरा, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना। तांबा शुरू में भूरे रंग का होता है या हल्का लाल होता है, जो बाद में संक्षारण होने के साथ वह हरे रंग का हो जाता है। कभी आपने तांबे के लोटे में अगर पानी रखा होगा तो कुछ दिन 2 दिन बाद रख के देखेंगे तो तांबे पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। उसका मतलब यह है कि तांबे का संक्षारण होना शुरू हो चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ना। तो लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ती है, या कभी देखे होंगे छतों पे जो छड़ निकली होती है उसका कलर कुछ और होता है, और जो पानी या हवा से बची होती है उसका कलर या नए छड़ का कलर कुछ और होता है। तो लोहा जब ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया कर जाता है तो वह उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाता है, जिसको जंग लगना कहते हैं। हमारे पास ये जंग का सूत्र है Fe2O3 इंटू XH2O। दूसरा, चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ना। तो चांदी काला होती है सिर्फ एक ही वजह से, जो सल्फर के साथ क्रिया कर जाता है और उसको सल्फर के साथ क्रिया करके वो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसको कहते हैं Ag2S। तीसरा, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना। ये हम घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तांबे के लोटे में आप 2 या 3 दिन पानी भर कर देखिए, तांबे के ऊपर देखेंगे हरे हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि तांबा हमारा संक्षारित होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संक्षारण से बचने के उपाय। कैसे कैसे संक्षारण से हम बच सकते हैं, या संक्षारण से बचने, किसी धातु पर अगर संक्षारण हो रहा है उससे बचने के लिए धातु की सतह पर हम तेल लगा सकते हैं, संक्षारण को रोक सकता है। या धातु की सतह पर देखे होंगे ग्रीस लगाया जाता है। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, धातु की सतह पर कोई और धातु की परत चढ़ा देना, जिसको हम लोग कहते हैं यशद लेपन। यशद लेपन का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु में हम पढ़ेंगे। यशद लेपन का मतलब होता है, जैसे ये कोई धातु है, धातु की छड़ है, इसे हमें संक्षारण से बचाना है। संक्षारण से बचाने के लिए कोई अन्य धातु की परत इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो हमारी यह प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। यशद लेपन से भी संक्षारण से बचाया जा सकता है, या धातुओं की सतह पर ग्रीस लगा के संक्षारण से बचाया जा सकता है, या धातुओं की सतह पर अगर हम ऑयल लगा दें तो भी संक्षारण से बचा जा सकता है। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता।
विकृत गंधिता को अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो कोई खाने या पीने की सामान है या कोई भी वसायुक्त तैलीय पदार्थ है, अगर कोई खाने की चीज़ लंबे समय तक खुले स्थान में रख देते हैं तो वह वस्तु या तो खराब हो जाती है या तो वह महकने लगती है। उसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। इंग्लिश में कहा जाता है रेंसाइडिटी। परिभाषा इसका है कि वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। खाद्य सामग्री में होने वाली इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से हम बच सकते हैं कि अगर कोई खाने वाला पदार्थ किसी वायुरोधी बर्तन में रखा जाए। वायुरोधी बर्तन में रखने का मतलब यह है कि उसमें वायु ज़्यादा मात्रा में प्रवेश न कर पाए, या जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं अपने थैलियों में ऑक्सीजन को हटा के वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भर देती हैं, जिससे वह चिप्स खराब नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होती है वह अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर देती है। मतलब अब वहाँ पे उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होगी। अब इससे यह मत समझ लीजिएगा कि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन का सिर्फ काम है उसके वातावरण को अक्रिय कर देना, मतलब जितना दूर तक नाइट्रोजन रहेगा वहाँ तक कोई क्रिया नहीं होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है, याद रखिएगा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि चिप्स के अंदर का वातावरण अगर हम अक्रिय नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद चिप्स खराब हो जाएंगे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है। वायुरोधी बर्तन, वायुरोधी बर्तन का मतलब यह है कि जिसमें हवा अंदर प्रवेश न कर पाए। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करना। उपचयन की गति धीमी हो जाती है, मतलब वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा, और जब ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा तो भोजन खराब नहीं होगा, और खराब नहीं होगा तो वो महकेगा नहीं। दूसरा, चिप्स के पैकेट में, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस N2, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है 78%। जैसे कम सक्रिय भर देते हैं नाइट्रोजन गैस, जैसे कम सक्रिय भर ताकि चिप्स उपचयन ना हो सके। अगर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस ना भरी जाए तो चिप्स मात्र 2 या 3 दिनों में खराब हो जाएगा, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, नाइट्रोजन गैस का सिर्फ यह काम है कि चिप्स के अंदर का वातावरण वह अक्रिय रखता है, मतलब चिप्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि चिप्स के पैकेट में सिर्फ एक ही गैस भरी जाती है, जो फूला हुआ होता है चिप्स का पैकेट, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे कि जो बीच बीच में NCERT बुक में बीच बीच में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको देखेंगे, और बाद में NCERT के एक्सरसाइज देखेंगे पूरे कंप्लीट। तो बच्चों, इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।